हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है WTO एंड इंडिया। इसमें मैं कवर करूँगा ट्रिप्स। ट्रिप्स की फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इस एग्रीमेंट के इस पार्ट के ऊपर बहुत शोर शराबा हुआ था। बहुत ज़्यादा जो है अंडर डेवलप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स वगैरह हुई थी और बड़ा ज़्यादा पंगा पड़ा था। क्या क्या हुआ था वो बताऊंगा आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके नंबर वाइज चेक कर सकते हैं। द मोस्ट controversial and negative feature of Uruguay Round Agreement has been the clause concerning the trade-related intellectual property rights। जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और नेगेटिव एग्रीमेंट रहा है WTO एग्रीमेंट में, उसको ट्रिप्स कहा गया है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स कवर्स, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, geographical indications, layout designs of integrated circuits and undisclosed information including trade secrets। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो ये जो ट्रिप्स है उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसमें पंगा क्या था। This clause has been included on account of persistent demand from the USA and other industrialized countries। तो ये जो ट्रिप्स है इसको इंक्लूड इसलिए किया हुआ था क्योंकि जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, USA और अदर डेवलप कंट्रीज़, वो हमेशा ये कहती थी कि हम कोई चीज़ बनाते हैं और दूसरी कंट्रियाँ हमारी वो चीज़ की कॉपी कर लेती हैं, हमारी टेक्नोलॉजी की या फिर हमारी जो दवाइयाँ हैं उनको जिन पे कॉपीराइट है उनको कॉपी कर लेती हैं। समझ की बात। द फाइनल एग्रीमेंट एक्सेप्टेड द प्रोडक्ट पेटेंट्स इंस्टेड ऑफ प्रोसेस पेटेंट फॉर केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ उन्होंने प्रोडक्ट पेटेंट की बजाय प्रोसेस पेटेंट फॉर केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स को, जो केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उनको कंसीडर करने की जो है ठानी। इन एडिशन द एग्रीमेंट कवर्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स एंड प्लांट्स जीन्स फॉर द पर्पज ऑफ पेटेंटिंग। तो इन एडिशन एग्रीमेंट में ये भी लिखा था कि प्लांट्स, एनिमल्स और जो प्लांट्स के जो जीन्स हैं वो सारे के सारे पेटेंट्स में आएंगे। तो ये तो परेशानी वाली बात होगी, एनिमल्स और प्लांट्स भी पेटेंट में ले लिए। समझ की बात। द इंडियन apprehension on account of TRIPS were about the escalation of prices of drugs, emergence of foreign monopolies in the drugs and chemical industries, and restraints upon the farmers to make use of seeds produced by them and consequent disturbing implications for seed multiplication and distribution। तो कोई आ गया था इसलिए मेरे को उधर देखना पड़ गया, तो इधर उल्ट पुल्ट बोल दिया। ठीक है, तो जो इंडियन एप्रीहेंशन थी ट्रिप्स के लिए वो थी कि भाई अगर ऐसा हो गया, अगर कॉपीराइट पेटेंट राइट आ गया तो जो हमारे यहाँ पे ड्रग्स, मतलब जो मेडिसिन हैं उनकी प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाएंगी और जो कंपनियाँ वो ड्रग्स बनाती हैं या मेडिसिन बनाती हैं उनकी मोनोपोली हो जाएगी, वो अपनी मनमर्जी के रेट लेंगे, सेम एज इन केमिकल इंडस्ट्रीज़। और दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये था कि फार्मर्स को वो रिस्ट्रेंट कर देंगे कि तुम अपनी पैदावार में से बीज संभाल के नहीं रख सकते फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। समझ गए बात। इफ इट इज सो, इट इज ऑफ कोर्स, मैं फिर से कोई आ गया था, इट इज ऑफ कोर्स ट्रू दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रिप्स in the agreement will make it incumbent for India to make substantial payment of royalties and place severe constraints on the indigenous R&D effort। सिंपल वर्ड्स में ये काफ़ी मुश्किल हो गया था। ट्रिप्स का जितना भी एग्रीमेंट है ये इंडिया के ऊपर सब्सटेंशली काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो इंडिया को कहता था अगर तुम हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो तुम्हें रॉयल्टीज़ देनी पड़ेगी या फिर हमसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इंडिया के जो प्रोग्राम चल रहे थे कि उन बीजों की नस्लों को और उन टेक्नोलॉजी को फर्दर डेवलप करना, R&D जो इंडिजिनस या लोकल या डोमेस्टिक R&D करके एक नई चीज़ बनाना, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आ गई थी। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ निकालते थे वो कहते थे ये तो हमारी है जी, ठीक है ना, समझ की बात, क्योंकि तुमने इसी चीज़ को फर्दर डेवलप किया। As regards the possibility of rise in the drugs price, it was counter argued, had that been the case 116 countries other than India would not have permitted product patent। तो इस रिगार्ड से देखें कि ड्रग के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और बढ़े हुए प्राइसेस अगर देखे जाएं तो 116 कंट्रीज़ और थी इंडिया को छोड़ के, वो कभी भी ये ट्रिप्स के ऊपर, ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट है इसके ऊपर साइन नहीं करती। इन दिस कनेक्शन इट वाज आल्सो contended that the price of 25 main drugs were likely to rise and
there would be no across the board rise in the price of chemicals and pharmaceutical products. ये भी माना जाने लगा कि इस कनेक्शन में जो इस एग्रीमेंट के अंदर अगर हम इस हिसाब से चलें तो 25 मेन ड्रग्स हैं उनके प्राइस बढ़ जाएंगे, बट देर विल बी नो क्रॉस द बोर्ड, मतलब सारे के सारे प्राइजेस जो केमिकल्स के हैं और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स के हैं वो नहीं बढ़ेंगे. इंडिया वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू एडीर टू द प्रोडक्ट पेटेंट्स इमीडिएटली. इंडिया को ये कहा गया कि भाई तुम इमीडिएटली ये प्रोडक्ट पेटेंट मत लेके आओ. इट had a grace period of 10 years to amend the Indian Patent Act 1970 to bring it in conformity with the provisions of the December 1993 agreement. उनको कहा कि उन्होंने इंडिया को कहा कि भाई तुम एकदम से ये पेटेंट वाला रिजीम लॉन्च मत करो, तुम 10 साल ले लो, अपना जो इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 है उसमें चेंजेस करो ताकि वो WTO एग्रीमेंट के हिसाब से आ जाए. द प्रोडक्ट पेमेंट प्रोविजन ऑफ WTO therefore applied immediately only to new patents rather than old patents. तो जो पुराने पेटेंट्स चल रहे थे उनके ऊपर तो 10-10 साल दे दिए, मगर जो नए पेटेंट डिज़ाइन आ रहे थे, नई नई चीज़ें जो इन्वेंट हो रही थी और उन पे पेटेंट ले रहे थे लोग, तो उसमें एकदम से वो जो नए रूल्स हैं वो लगेंगे, पुराने पे नहीं लगेंगे, नए पे लगेंगे. समझ की बात. एज रिगार्ड्स द फियर दैट ट्रिप्स would lead to emergence of monopolies and consequent exploitation of the consumers, it was argued that the system of product patent was already in use in the West, but it had not resulted in monopolies. तो अगर ट्रिप्स के फियर में अगर कुछ बोलें तो ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रिप्स का जो फियर है, ट्रिप्स को जो एग्रीमेंट है, इससे जो डर है लोगों का, वो डर ऐसे ही है कि ये सोचते हैं कि भाई हम एक्सप्लॉइट करके कंज्यूमर से डबल ट्रिपल रेट लेंगे, मगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो कब से है ये, और वहाँ तो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया नहीं गया. समझ की बात. तो वेस्टर्न कंट्रीज से देखा जाए तो वहाँ पे मोनोपलीज भी हैं, मगर वहाँ कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं किया गया. ऑन द सेम लॉजिक देयर शुड नॉट बी सच अ डेवलपमेंट even in India consequent upon the adoption of प्रोडक्ट पेटेंट सिस्टम. तो अगर उन्हीं सीन्स पे अगर इंडिया में भी देखें तो वहाँ पे भी कोई इतना पेटेंट का जो है वो लफड़ा नहीं पड़ेगा. अगर पेटेंट हो भी गया तो इतना ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा. ये जो लोग फेवर करते थे इसकी, वो कहते थे. In the Western countries, the foreign monopolies had not exploited the consumer. West में तो consumers को exploit नहीं किया इन्होंने. जैसा कि मैंने पहले कहा था, India has to scrutinize the factors that prevent exploitation of consumers by MNCs in drug industry and to create similar conditions in this country to protect the interest of the consumers. तो इंडिया को भी ऐसे ही स्क्रूटनाइज करने पड़ेंगे वो सारे फैक्टर्स जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, और उन्हीं की तरीके से रूल्स रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे जिससे हमारे कंज्यूमर्स को जो एक्सप्लॉयटेशन है उससे बचा सके. इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंटिंग ऑफ सीड्स एंड जेनेटिक मटीरियल्स देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन. इंडिया में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन था कि भाई किसान अपने सीड्स ही नहीं यूज़ कर पा रहे, ये कौन सा पेटेंट लगा दिया इन्होंने. समझ की बात. WTO ने ग्रिम सिनेरियोज हैज़ बिन ड्रॉन अप टाइम एंड अगेन, बट द पॉलिटिशियंस about the farmers losing suddenly their right to use their own seeds as well as their right to exchange them with the farmers. तो काफ़ी ग्रिम पिक्चर और ग्रिम सिनेरियो दी गई अगेन एंड अगेन बाय द पॉलिटिशियंस अबाउट द फार्मर्स के फार्मर्स जो हैं वो अपने ये नहीं यूज़ कर सकते, सीड्स नहीं यूज़ कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. तो पॉलिटिशियंस जो थे अपोजिशन पार्टी में, उन्होंने इस सिचुएशन को बड़ा गोलमोल करके फार्मर्स के आगे पेश किया, जिसकी वजह से काफ़ी एजिटेशंस हुए. The fear was expressed that the patenting of genes and plants varieties would make the genetic resources as a private property of MNC belonging to developed countries. अगर plants and animals के भी copyright हो जाएंगे तो जो हमारे जो जंगलों में जो जानवर घूम रहे हैं या फिर पेड़ हैं वो भी उनकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी मल्टीनेशनल कंपनी की. ठीक है ना. तो अगर उन पे पेटेंट ले लिया तो वो मल्टीनेशनल कंपनी की वो होगी, जागीर होगी वो. तो समझ की बात. As the important link between food supply and the seeds production for farmers would get snapped. तो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फूड सप्लाई में भी रोड़ा बन सकता है, क्योंकि वो बीज को इस्तेमाल करके फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर सकते. द कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड सेल वुड शिफ्ट टू प्लांट ब्रीडर कंपनीज. तो ना वो बना भी नहीं पाएंगे उन बीजों को यूज़ करके, फर्दर सेल भी नहीं कर पाएंगे, एक्सचेंज भी नहीं कर पाएंगे. तो सिर्फ कौन कर पाएगा? सिर्फ जो कंपनियां हैं जो ब्रीडिंग्स करती हैं वही कर पाएंगी. तो फिर फार्मर क्या करेगा? समझ की बात. दैट वुड लीड टू हाईली डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. इसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर का बेड़ा गर्क हो जाएगा. ठीक है. देयर वॉज एन एप्रीहेंशन दैट द हाई कॉस्ट ऑफ जेनेटिकली engineered seeds and
other patent farm inputs like biofertilizers and biopesticides would eliminate small and marginal farmers and turn agriculture into a capital intensive industry. ये भी apprehension था कि जो high cost of genetically engineered seeds हैं, मतलब जो हाई फाई सीड्स हैं, हाई yielding variety सीड्स हैं, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होंगी और बायोफर्टिलाइजर्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स की कीमतें भी बहुत होंगी, जो कि एक गरीब किसान, स्मॉल फार्मर एंड मार्जिनल फार्मर नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा अगर महंगा काम हो गया फार्मिंग का तो सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव फार्मर्स ही वो चीज़ कर पाएंगे, मतलब इस्तेमाल कर पाएंगे. द इंडियन एग्रीकल्चर कुड अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ हाईली इंटीग्रेटेड इंटर फार्म नेटवर्क्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स. तो जो पिछले कई डेकेड्स में इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन्स में ली है, वो इसीलिए तो ली है कि सीड्स को यूज़ करने की फ्रीडम है और इंटरकनेक्टिविटी है बिटवीन फार्मर्स. एक फार्मर ने बीज दूसरे को दे दिए, दूसरे ने तीसरे को दे दिए, और अगर उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी तो समझ लो काम खत्म हो गया. अपार्ट फ्रॉम दिस, the country would be required to pay royalties on seeds on which plant breeders right were obtained. तो जिसके सीड्स के ऊपर प्लांट ब्रीडिंग राइट्स होंगे, उसके ऊपर अगर किसी किसान ने बना दिया, कोई सामान बना दिया, तो उसको तो रॉयल्टी देनी पड़ेगी. तो वो अपने पास क्या रखेगा, किसान वैसे ही गरीब है, कहाँ रॉयल्टी देते फिरेंगे. द रिकॉग्निशन ऑफ द IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब IPR, ऑन सीड्स एंड जेनेटिक मटीरियल्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज वुड ऑल्सो हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन नेशनल एंड स्टेट सीड कॉरपोरेशन एंड सेवरल अदर सीड सप्लाइंग कंपनीज. तो अगर इस टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सीड पे आ गया तो जो जेनेटिकली जो डेवलप कंट्रीज हैं उनका तो फ़ायदा होगा, मगर जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा. और जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में सीड कॉरपोरेशन है, सीड की जो कंपनीज़ हैं और जो लोकल लेवल पे जो सप्लाइंग कंपनीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा. अब क्या ये सारा का सारा ऐसे ही था जैसे दिखाया जा रहा था? चलिए आगे शुरू करते हैं. द पिक्चर in this regard is not so bleak as had been made out by some of the critics of the agreement. जितनी ख़राब पिक्चर दिखाई जा रही थी, इतनी ख़राब पिक्चर असल ज़िंदगी में नहीं थी. इतना बुरा भी एग्रीमेंट नहीं था. In fact, there was no prohibition of the production of seeds by the farmers themselves and their local inter-farmer एक्सचेंजेस. तो ऐसे क्यों रुकावट नहीं थी कि वो अपने सीड्स को यूज़ नहीं कर सकते और इंटर फार्मर एक्सचेंज नहीं कर सकते एक दूसरे को? ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी. द एग्रीमेंट सिंपली अटेम्प्टेड टू रेगुलेट द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ सीड एक्सचेंज. एग्रीमेंट में सिर्फ ये था कि जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वही रहे, खरीदा जा रहा है तो किसी पर्टिकुलर जो जिस बंदे ने काम किया है उसी से ख़रीदा जाए, मतलब जिस कंपनी ने उसको इन्वेंट किया सीड को उसी से ख़रीदा जाए. द पेमेंट ऑफ रॉयल्टी would have to be made only if seed or plant varieties are genetically superior to and more productive than the indigenous varieties. तो उसे पेटेंट तभी देना है जब उसका जो सीड है उसकी प्रोडक्टिविटी लोकल सीड से ज़्यादा है. तो सिंपल वर्ड में लोकल सीड से तो ज़्यादा ही होगी ना, तभी तो वो इस्तेमाल कर रहा है. द एग्रीमेंट इन फैक्ट डिड नॉट seek to patent seeds but requires the member countries of the WTO including India to adopt their own sui generis system of protection of plant varieties or the plant breeders' rights, but any such system should be in conformity with the international norms. तो जो WTO एग्रीमेंट है वो कहता था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको अपने सुई जेनेरिस सिस्टम लाने चाहिए. सुई जेनेरिस सिस्टम मतलब नई नई चीज़ें निकालने का तरीका, नए नए R&D करने, जैसे नर्सरीज़ में जा के अपनी अपनी नस्लें निकालनी, ठीक है, या फिर जो ब्रीडर्स राइट्स हैं उनको लाने चाहिए अपने जो है अपने कंट्री में. और ये इस हिसाब से लाने चाहिए जो कि जो इंटरनेशनल लॉ है ट्रिप्स का, उससे जो है वो सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए. द प्रॉब्लम इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ऑफ इंडिया बट ऑफ द होल अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड. मतलब ये सिर्फ इंडिया की दिक्कत थोड़ी ना थी, सारे के सारे वर्ल्ड की दिक्कत थी. अ कलेक्टिव कॉमन स्ट्रेटजी नीड्स टू बी अडॉप्टेड बाय देम टू गेट नेगेटिव एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू पेटेंटिंग ऑफ जीन्स एंड प्लांट वेराइटीज रिमूव्ड इन द फोर्थकमिंग ट्रेड मीटिंग्स. तो ये कलेक्टिव कॉमन स्ट्रेटजी बनाई गई कि जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है और ये जो नेचुरल जो प्लांट की वैरायटीज़ और जीन्स के जो इन्होंने जो पेटेंट रख दिए हैं इनको ख़त्म करना चाहिए. ग्रेस पीरियड ऑफ 10 ईयर इज़ अवेलेबल बिफोर ट्रिप्स रेगुलेशंस बिकम ऑपरेटिव. तो हर एक कंट्री को 10-10 साल का टाइम तो दिया, मगर अब एक कंट्री में 10 साल के अंदर कैसे क्या क्या कर लेगा, वो रजीम कैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, जो पेटेंटिंग का है. क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ में आपको पता है अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो जिसके ऊपर कॉपीराइट पेटेंट राइट होता है वही माल यूज़ करते हैं. ट्रिप्स in the field of agriculture can be practical only if
इट अप्लाई टू एग्रो बिजनेस एंड नॉट फार्मर्स। जो ट्रिप्स है वो तभी कामयाब हो सकता है जब ट्रिप्स की एप्लीकेशन एग्रो बिजनेस मतलब इंडस्ट्रीज पे की जाए और फार्मर पे ना की जाए। एनी रेगुलेशन applied to farmers scattered over a whole underdeveloped world will become redundant as that will be difficult to be enforced। अब हमें क्या पता कौन कौन सा किसान कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है, तो सरकार या फिर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट को लागू करने वाले हैं वो जा जाके थोड़ी ना देखते रहेंगे विलेजेस में कि किसने कि कौन सा बीज इस्तेमाल किया, क्योंकि स्मॉल फार्मर तो स्कैटर्ड हैं, कोई पहाड़ियों के ऊपर लगा हुआ है उगाने, कोई कहीं लगा हुआ है, कोई मैदानी इलाके में लगा हुआ है। इफ़ एनी अटेम्प्ट इज मेड टू एनफोर्स लेजिस्लेशन regulating production, reuse and redistributing of seeds, fertilizers, etc., the cost of enforcement will be too prohibitive even for the international organization to bear। अगर ये सिस्टम लागू कर भी देते हैं तो इसको लागू करने के लिए जो कॉस्ट इतनी ज़्यादा पड़ेगी, किस किस को, सरकारी मुलाजिम को या इंटरनेशनल जो ऑफिशियल है उसको कहाँ कहाँ भेजना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ेगी, जो कॉस्टिंग है वो कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। नो लोकल गवर्नमेंट विल बी विलिंग टू बियर ह्यूज कॉस्ट ऑफ एनफोर्सिंग ट्रिप्स रेगुलेशंस डायरेक्टली एप्लीकेबल टू द फार्मर्स। कौन सी लोकल अथॉरिटी, कौन सी पंचायत देखेगी, कौन सी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चेक करेगी कि कौन कौन जाके कहाँ क्या क्या कर रहा है? कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपने अपने किचन गार्डन में कुछ उगा लिया तो कौन आके चेक कर रहा है कि भाई क्या उगाया है, अब उसके बीज की नस्ल कौन सी थी। देयरफॉर फार्मर्स शुड नॉट गेट अनड्यूली अलार्म्ड बाय दिस प्रोविजन। तो फार्मर्स को इसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सम डिल्यूजन्स in TRIPS provisions is likely to come when these are put in practice। जब भी इनको प्रैक्टिस में लाया जाएगा तो जो चीज़ें इम्प्रैक्टिकल सी हैं उनको तो अपने आप हटा ही देंगे। ट्रिप्स डेफिनेटली हैव सीरियस एडवर्स बहुत बुरे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इंडिया के लिए, बट विल हर्ट द डोमिनेंट ट्रेडिंग कंट्रीज मच मोर देन इंडिया। मगर ट्रिप्स के जो इंडिया से भी डेवलप कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा परेशानी होगी। इंडिया अलोन कैन नॉट डू मच अबाउट इट फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन में इंडिया ज़्यादा नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि ट्रिप्स लागू ना करो। इट शुड वेट एंड वॉच पेशेंटली, पेशेंटली का पी मैंने बहुत दूर लिख दिया, पेशेंटली एज देयर मैनी कैचेस इन बिटवीन। तो उनको वेट एंड वॉच करना चाहिए। कई कंट्रीज़ और हैं जब उनके जो मसले हैं वो परेशान होंगे तो वो अपने आप WTO एग्रीमेंट में चेंजेस को कहेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिप्स का टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया था। ओवरऑल मैं कंक्लूजन दे देता हूँ। ये कहता है कि पेटेंट राइट और वो लागू करो, तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो शर्माती हैं कि भाई पेटेंट हमने लागू करवा दिए तो हम तो सारी चीज़ें कॉपीड यूज़ करती हैं, तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप नंबर वाइज देख सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।